हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851 एंड अभी भी दिवाली ऑफर चल रहा है। ये ऑफर 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ही है। तो आप में से जितने भी लोग समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी, चाहे वो आपका PGT, GIC, बिहार स्टेट सेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस ऑफर का आप लाभ ले सकते हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर प्रश्न है, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं, वे कहलाते हैं। ऑप्शंस है यहाँ पर भूमिका निभाना, जीवन यात्रा के संस्कार, परिस्थिति को निश्चित रूप देना, विन्यास। अभी ये MCQs वाले कुछ आप लोगों को क्लासेस इधर आएंगी, कराई जाएंगी। उसके बाद हम लोग थिंकर्स लेकर चलेंगे, ठीक है। थिंकर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट उनकी जो बुक्स हैं एंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, MCQs जो प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्लासेस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं, वे कहलाते हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा? जीवन यात्रा के संस्कार कहा जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? वॉन ग्नैप का है, ठीक है, वॉन ग्नैप का है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, ये संस्कृतिकरण से संबंधित पूछा जा रहा है, ठीक है। संस्कृतिकरण से संबंधित है ये, यहाँ पर बताना है सही क्या होगा। संस्कृतिकरण से संबंधित है, आलिंग जनित परिवर्तन है, सांस्कृतिक संरचना में है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? आलिंग जनित परिवर्तन होगा और इसके अलावा सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन होगा। संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट किसका है? MN श्रीनिवास का है। संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट किसका है? MN श्रीनिवास ने ये संस्कृतिकरण की अवधारणा दी हुई है। किस पुस्तक में दी है? इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में, इस पुस्तक में संस्कृतिकरण की परिभाषा या हम कहें संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो MS श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। कैसा कॉन्सेप्ट है कि कैसा प्रोसेस होता है? तो इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, धार्मिक कर्मकांडों का अनुकरण करती है, उनको अपनाती है। और ये जो अनुकरण है या कई पीढ़ियों तक चलता है ताकि उनका जाति पदक्रम में जो स्थान है वह पहले से बेहतर हो सके। इसी को ही हम क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण या विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया भी कहा है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृतिकरण अग्रिम समाजीकरण या विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया है, ये बात किसके द्वारा कही गई है या तर्क किसका है? तो ध्यान रखेंगे, योगेंद्र सिंह का है, ठीक है। यह व्यक्ति के पद में परिवर्तन की बात करती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? ऑप्शंस देख लीजिए। मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, दंड का भय, समाज का लचीलापन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं कराए गए हैं। UPPGT एग्जाम के लिए रिवीजन क्लासेस शुरू हुई थी, जो कि जिसमें कॉन्सेप्ट जितनी भी अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं, कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कराया गया है, उन्हीं का रिवीजन कराया जा रहा था। तो अभी ये बीच में इस तरह से MCQs की क्लासेस अभी आपके लिए लाई गई हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड, क्राइम, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सभी अभी उनका रिवीजन नहीं कराया गया है, तो उनको भी करा दिया जाएगा,
ठीक है, परेशान ना हो। जितने भी नए बच्चे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है। आपको फोल्डर ओपन करेंगे, वहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्लासेस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खिम का कहना था जो अपराध है वह सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, मात्रा का अंतर होता है, किसी समाज में अपराध ज्यादा तो किसी समाज में अपराध कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह किसका तर्क है कि अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है और उन्हें केंद्रित करता है। ऑप्शंस में लेविस्ट्रॉस, दुर्खीम, मर्टन, एंजल्स दिया गया है। अपराध ईमानदार विवेक को एक साथ लाता है और उन्हें केंद्रित करता है, यह किसका तर्क है? लेविस्ट्रॉस, दुर्खीम, मर्टन, एंजल्स यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपराध सामाजिक विघटन का ही एक स्वरूप है। ठीक है, अपराध को हम ऐसा व्यवहार कह सकते हैं जो कि सामाजिक मूल्यों व कानूनों का उल्लंघन होता है। ठीक है, सामाजिक मूल्यों व कानूनों के उल्लंघन वाले उल्लंघनों से संबंधित व्यवहार को हम क्या कह सकते हैं? क्राइम कह सकते हैं। ठीक है, और अपराध शास्त्र के जनक कौन थे? अपराध शास्त्र के जनक कौन है? लोम्ब्रोसो हैं। ठीक है, लोम्ब्रोसो हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज्यादा उपयुक्त है? प्रश्नावली, प्रेक्षण, ऑप्शन ए और बी यानी कि प्रश्नावली और अवलोकन दोनों ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा बेहतर है? यहां पर क्या होगा? अच्छा, अवलोकन की बात करें तो इसे हम शास्त्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे आप। शास्त्रीय पद्धति कहते हैं ऑब्जर्वेशन को। और एक प्रश्न आता है सहभागी अवलोकन से संबंधित, सहभागी अवलोकन। ठीक है, इसका प्रथम प्रयोग किसने किया था? इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे, लिंडमैन ने किया था। ठीक है, किस पुस्तक में किया था? सोशल डिस्कवरी में किया था, सोशल डिस्कवरी में, और जो कि 1924 में आती है, 1924 में आती है। सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले लिंडमैन ने किया था सोशल डिस्कवरी में, 1924 में ये पुस्तक इनकी आती है। और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा, अवलोकन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है? संबंधों के बारे में समानीकरण करना, परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के चयनित संबंधों से उसे संबंधित करना। वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है? केस स्टडी मेथड के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर सहभागी अवलोकन पद्धति के बारे में बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पद्धति का प्रयोग किसने किसने किया है? सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग, ठीक है, किसने किसने किया है? लिंडमैन ने किया है, ध्यान रखेंगे आप, लिंडमैन। ठीक है, लिंडमैन यहाँ बताया गया है, लिंडमैन ने किया है। जॉन हॉवर्ड है, ठीक है, जॉन हॉवर्ड ने किया है। चार्ल्स बूथ है, मेलानोवस्की भी हैं, मेलानोवस्की हो जाएंगे, और इसके अलावा रेमेंडफोर्थ, ठीक है, रेमेंडफोर्थ ने भी किया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप आपको इसे याद रखना है। वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। केस स्टडी मेथड क्या होता है? इसमें कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या इकाई का विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? केस स्टडी मेथड कहते हैं। अच्छा, केस स्टडी मेथड को सूक्ष्मदर्शी पद्धति किसने कहा? ठीक है, सूक्ष्मदर्शी पद्धति जो वैदिक अध्ययन पद्धति है, ठीक है, वैदिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शी पद्धति किसने कहा था?
ये आता है प्रश्न, बर्गेस ने। किसने कहा था? बर्गेस ने कहा था, इसे याद रखेंगे। और केस स्टडी मेथड का प्रयोग की अगर हम बात करते हैं कि किसने किसने प्रयोग किया है, तो लिपले ने किया है, ठीक है, लिपले ने किया है, एंडरसन ने किया है, वार्नर ने किया है, लिंड ने किया है, ठीक है, लिंड ने किया है, और इसके अलावा ऑस्कर लेविस ने भी किया है। ऑस्कर लेविस ने भी वैदिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया? ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स वेबर, एलएच मॉर्गन, टी वेबलन। पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया? दुर्खीम ने किया था, ठीक है, दुर्खीम ने किया था, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया? रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, यहां पर ऑप्शंस है। खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एवं ऐतिहासिक प्रकारों के बीच किसने भेद किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, यहां पर ऑप्शंस है। यहां पर राइट होगा दुर्खीम, ठीक है, दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बूथ, पीएफ लॉजार्सफील्ड, आरके मर्टन, डब्ल्यूजे गुडे। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बूथ, पीएफ लॉजार्सफील्ड, आरके मर्टन, डब्ल्यूजे गुडे, यहां पर ऑप्शंस है। सही यहां पर होगा पीएफ लॉजार्सफील्ड, यहां पर बी हो जाएगा सही। एकल अध्ययन में सम्मिलित है, ऑप्शंस देख लीजिए, परिमाणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण, या फिर उपयुक्त सभी। यहां पर सही होगा गुणात्मक विश्लेषण, ठीक है, गुणात्मक होगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया? कोजर, डेहरेंड्रॉफ, कोलिंस, सेमेल। संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने ध्यान दिया? कॉन्फ्लिक्ट की बात यहां पर ऑप्शंस देख रहे हैं आप, सभी ने की है। बात आती है यहां पर टर्नर की। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताया जा रहा है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। कोजन ने संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था उसे टर्नर ने क्या कहा था? टर्नर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा था, ठीक है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत। पूरा लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा, किसने कहा? टर्नर ने कहा। डेहरेंड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसे संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत कहा। संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत कहा। कोलिंस ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था उसे टर्नर ने क्या कहा था? विनिमय, ठीक है, याद रखेंगे आप, विनिमय संघर्ष का सिद्धांत। पूछा जा सकता है विनिमय संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है, किसका है? तो कोलिंस का है, और कोजस सीमेल से प्रभावित है, ये भी याद रखेंगे आप, इस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर कोजर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मेलानोव्स्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है? प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, जैविकी व्यवस्था। मेलानोव्स्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के 3 स्तरों के साथ संबंधित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर व्यक्तित्व व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की ने संस्कृति का सिद्धांत दिया था, संस्कृति के बारे में बात की थी, जो मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी मेलानोव्स्की ने, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और इन तीनों तरह की या व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था? कल्चर को बताया था, संस्कृति को बताया था। और संस्कृति किस तरह से व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है, योगदान देती है, उसी के संदर्भ में इन्होंने फंक्शन की भी बात की थी, प्रकार की भी बात की थी। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और मेलानोव्स्की को व्यक्तिवादी, प्रकारवादी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। जादू, धर्म, विज्ञान की इन्होंने बात की है। धर्म के इन्होंने, जब हम जादू की बात करते हैं तो 2 तरह की जादू की बात ये करते हैं, सफ़ेद और काला जादू। सफ़ेद जादू जो कि दूसरों के कल्याण, दूसरों की अच्छाई के उद्देश्य के साथ किया जाता है, उसे हम सफ़ेद जादू कहते हैं, वाइट मैजिक कहते हैं। जबकि काला जादू का उद्देश्य दूसरों को हानि, कष्ट पहुंचाना होता है, इसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। और फिर ये बाद में प्रेम जादू की भी बात करते हैं। और प्रेम जादू का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सफ़ेद जादू है, वाइट मैजिक है, उसका ही उदाहरण ये बताते हैं। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, निम्नांकित में से कौन सा पैरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शंस देख लीजिए। अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक हैं, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं क्रिया के निर्धारक नहीं है, अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी असीम भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा पैरेटो के अतार्किक क्रिया की अवधारणा से संबंधित है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? अवैज्ञानिक धारणा व्यवस्थाएं गहरी असीम भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? स्पेंसर, टॉयनबी, लिप्सेट, हॉबहाउस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? यहाँ पर अगर हम स्पेंसर की बात करते हैं, ठीक है, स्पेंसर की बात करते हैं, तो इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। केवल उद्विकास का सिद्धांत अगर पूछा जाता है तो वो डार्विन का है। ठीक है, वो किसका है? डार्विन का है। और डार्विन से प्रभावित कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर थे। ठीक है, डार्विन से प्रभावित कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन से प्रभावित थे, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, समाजीकरण की निम्नांकित अवस्थाओं के अनुक्रम को ठीक तरह से व्यवस्थित करना है। समाजीकरण की अगर हम बात करते हैं तो समाजीकरण की बात सबसे पहले किसने की थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी, G.H. मीड ने की थी। ठीक है, G.H. मीड ने समाजीकरण की बात की थी। ये कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। ध्यान रखेंगे आप, सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, या जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ये कैसी हो जाएगी? चेतन प्रक्रिया हो जाएगी, गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी है? गतिशील है। व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है, उस समाज के मूल्यों, मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। प्रारंभिक अवस्था इसकी बाल्यावस्था है और महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था मानी जाती है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और आत्मदर्पण का सिद्धांत जो कि समाजीकरण से संबंधित है, यह सिद्धांत चार्ल्स कूले के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर देखिए, पहला आएगा यहाँ पर शिशु आएगा, फिर उसके बाद बच्चा आएगा, फिर उसके बाद किशोर आ जाएगा, किशोर के बाद आएगा प्रौढ़, फिर आएगा पूर्वभाषी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूर्वभाषी समाजीकरण का कॉन्सेप्ट किसका है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, समाज के अधिकांश सदस्यों के को ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन, सापेक्ष परिवर्तन, निरपेक्ष परिवर्तन। समाज के अधिकांश सदस्यों को ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? प्रच्छन्न परिवर्तन कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वेबर के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नांकित में से एक नहीं है, पहचाने। जनतांत्रिक, पारंपरिक, मूल्यांकन, तर्कणापरक। वेबर के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया प्रारूप विज्ञान का हिस्सा निम्नांकित में से एक नहीं है, और वे बताना है इनमें से क्या होगा। यहाँ पर जनतांत्रिक होगा। ठीक है, जनतांत्रिक होगा। सामाजिक क्रिया की इन्होंने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की बात की थी। ठीक है,
एक तो तार्किक क्रिया थी, उसके बाद मूल्यांकन क्रिया है, और फिर आती है इसकी जगह पर भावनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, और फिर आती है पारंपरिक क्रिया। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और समाजशास्त्र के विषय वस्तु इन्होंने किसे बताया है? सोशल एक्शन को बताया है। वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताते हैं? सोशल एक्शन को बताते हैं, सामाजिक क्रिया को बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है समूहों का अंतर समूह और बाह्य समूह में वर्गीकरण किसने किया? टॉनीज, कूले, होम्स, समनर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है? समनर का है। ठीक है, समनर का है। और इसके अलावा इन्होंने निर्जातीय केंद्रवाद का कॉन्सेप्ट भी दिया है। निर्जातीय केंद्रवाद का कॉन्सेप्ट भी समनर के द्वारा दिया गया है। संस्था के विकास की बात भी इन्होंने की है। संस्था के विकास का कॉन्सेप्ट भी समनर के द्वारा ही दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूहों के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की? ऑप्शंस हैं हेनरी मैन, किंग्सले डेविस, आर.एम. मैकएवर, एच.एम. जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर हेनरी मैन होगा। ठीक है, हेनरी मैन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी मैन की बात करते हैं तो इन्होंने समाज के दो प्रकार बताए हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने प्रस्थिति समाज की बात की है, प्रस्थिति समाज, और दूसरा इन्होंने संविदा समाज की बात की है। प्रस्थिति समाज और संविदा समाज की बात की है। मैकएवर की बात आती है तो मैकएवर समाज के दो प्रकार बताते हैं। एक तो इन्होंने सामुदायिक समाज की बात की है, सामुदायिक समाज। ठीक है, सामुदायिक है। और दूसरा है सामूहिक समाज, सामूहिक समाज। सामुदायिक समाज और दूसरा क्या हो जाएगा? सामूहिक समाज हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए है हेनरी मैन। प्रश्न है नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? टाइलर, मॉर्गन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने किया? टाइलर, मॉर्गन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शन है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मॉर्गन हो जाएगा। ठीक है, पहला अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है मॉर्गन का नातेदारी से संबंधित, और इन्होंने नातेदारी शब्दावलियों का व्यवस्थित अध्ययन किया था। ठीक है, नातेदारी शब्दावलियों का व्यवस्थित अध्ययन किया था मॉर्गन ने। ब्राउन की बात करें, रेडक्लिफ ब्राउन ने, तो नातेदारी के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, नातेदारी के दो प्रकार बताए थे। एक तो रक्त संबंधी है, रक्त संबंधी नातेदारी, और दूसरा विवाह संबंधी हो जाएगा, विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी और विवाह संबंधी नातेदारी ये किसने बताए हैं? ये रेडक्लिफ ब्राउन ने बताए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मर्डॉक का नाम आता है। ठीक है, मर्डॉक ने नातेदारी के प्रकार कितने बताए हैं? 3 तरह के प्रकार बताए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्राथमिक में 8 तरह के नातेदारी की बात की है, द्वितीयक में 33, 33 एंड तृतीयक में 151, 151 नातेदारी की बात इन्होंने की है मर्डॉक ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में इनका प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह, भीड़, ये सभी उदाहरण हैं। ऑप्शंस है यहाँ पर प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अनौपचारिक या फिर अर्ध समूह। प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट किसका है? कूले का है।
ठीक है, कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी। इसके अलावा प्राथमिक समूह के अलावा अर्ध प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट भी कूले का है। अर्ध प्राथमिक समूह, अर्ध प्राथमिक समूह जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक समूह दोनों समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो ऐसे समूह को अर्ध प्राथमिक समूह हम कहते हैं। और यहाँ पर ये अर्ध समूह होगा, या अर्ध समूह के जगह पर आभासी समूह या जिसे हम क्वासी ग्रुप कहते हैं ये भी है। अच्छा, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये जिन्सबर्ग का है। सबसे पहले जिन्सबर्ग ने बात की, और इसके अलावा बोटोमोर का भी नाम इनसे संबंधित है। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने क्वासी ग्रुप की बात की है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अर्ध समूह जिसमें समूह से समूह की जो विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उन विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। जैसे कि बस स्टैंड पर वेट करते हुए लोगों का समूह, ठीक है, जागरूकता का अभाव होता है कि वे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, संगठन का अभाव है। ठीक है, तो ऐसे सब व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहते हैं? अर्ध समूह या आभासी समूह कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, संविधान को किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 20, 41, 37 या 40 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पंचायत के गठन की बात, ठीक है, राज्यों में पंचायत के गठन की बात किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 40 के तहत की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, यह किसने कहा? वीवी गिरी, जीडीएच कोल, एन बैरॉन, आर.ए. लिस्टर। श्रमिक संघों का अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, यह किसने कहा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर जीडीएच कोल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम नहीं है, सही नहीं है? जमींदारी प्रथा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत या फिर जाति प्रथा। पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है? यहाँ पर शैक्षणिक पृष्ठभूमि होगा। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होती है। ऑप्शन है मेलानोव्स्की, मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम। सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की की बात करें, ठीक है, मेलानोव्स्की की बात करें तो ध्यान रखेंगे इन्होंने जनजातीय समाजों में कानून प्लस अपराध प्लस प्रथाओं, ठीक है, प्रथाओं पर विस्तृत अध्ययन है इनका। ठीक है, विस्तृत अध्ययन रहा है जनजातीय समाजों में कानून, प्रथाओं, अपराध पर विस्तृत अध्ययन मेलानोव्स्की का माना जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक विकास की अवधारणा के 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन से माने जाते हैं? 26 है ये प्रश्न। यहाँ पर सही होगा प्रतिमानात्मक, मूल्यांकनात्मक और क्रियात्मक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? डेविड मेडलबॉम, रॉबर्ट रेडफील्ड, शॉक क्लिफोर्ड एंड ऑस्कर लेविस। ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? किसने की है? ऑस्कर लेविस ने। ठीक है, ऑस्कर लेविस का ये कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निर्धनता की संस्कृति, ठीक है, निर्धनता संस्कृति या गरीबी संस्कृति का कॉन्सेप्ट या दरिद्रता संस्कृति का कॉन्सेप्ट भी ऑस्कर लेविस के द्वारा ही दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? ऑप्शंस देख लीजिए, परिवार नियोजन, सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराना, प्रजनन स्वास्थ्य पर शैक्षणिक कार्यक्रम लागू करना, सूचित प्रजनन विकल्पों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्दावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है मर्टन, दुर्खीम, ब्लूमर, अगस्त कॉम्ट। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है?
ब्लूमर ने, हर्बर्ट ब्लूमर ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, किसका कथन है कि मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी। मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का एक अंग है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? योगेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। योगेंद्र सिंह की इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि एक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, ये हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया है। कल्चर चेंज इन इंडिया है, कल्चर चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया है। सोशल चेंज इन इंडिया है, सोशल चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं योगेंद्र सिंह की, इसे आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।